साथियों, आज हम जैसे कि हमारे पीजीटी ज्योग्राफी प्रवक्ता एग्जाम का क्लास चल रही है। शॉर्ट नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। तो उसकी क्लास है 10 क्लास है हमारी, ये 10वीं क्लास है। और हम आपसे जो है भूकंप पढ़ाएंगे आज। इसमें क्लास में आज पढ़ाएंगे भूकंप से जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो चैप्टर सवाल हमने कवर किए हैं इसमें। आओ देखते हैं कि आगे क्या। भूकंप तो सभी जानते हैं, भूकंप पे को ऐसा कोई नहीं है जो भूकंप का नाम ना सुना हो। लेकिन जो एग्जाम में सवाल आते हैं भूकंप के चैप्टर से, वो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। भूपटल में होने वाले कंपन जो भूपटल में आंतरिक शक्तियों या भूसंचलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, भूकंप कहलाते हैं। भूपटल में होने वाला कंपन मतलब भूपटल जो है उसमें जो कंपन होता है, तो आंतरिक शक्तियों द्वारा, जो उसकी आंतरिक शक्तियां भूपटल के अंदर आंतरिक शक्तियां लगती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं भूकंप। यानी भूपटल के में जो हलचल होती है उसे ही भूकंप कहते हैं। और वो हलचल होती कैसी, आंतरिक शक्तियों के कारण होती है। आ जाइए, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप मूल। जो सवाल आता है भूकंप से, जो यहाँ से ही आता है, भूकंप मूल किसे कहते हैं। भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो धरातल के नीचे जहां भूकंप की घटनाएं प्रारंभ होती हैं। कहाँ, धरातल के नीचे, धरातल के नीचे जहां भूकंप की घटनाएं प्रारंभ होती हैं। भूकंप की घटनाएं जहां से प्रारंभ होती हैं उसे भूकंप मूल या भूकंप फोकस कहते हैं। जहाँ भूकंप मूल कहते हैं, यानी कि धरातल के नीचे, जो धरातल के नीचे पॉइंट है जहां से ये घटनाएं हुई, उसी मूल को भूकंप मूल कहते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया, भूकंप मूल कहाँ होता है, तो धरातल के नीचे होता है, ना कि धरातल के ऊपर। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, सवाल कई बार एग्जाम में आया है कि भूकंप मूल कहाँ होता है, तो धरातल के नीचे जहाँ से भूकंप की घटनाएं उत्पन्न होती है उसे ही भूकंप मूल कहते हैं। और यहीं से भूकंप की लहरें, ये लहरों के दो, भूकंप की जो है किसी लहरों की तरह आता है, जैसे अंडाकार होते हैं ना, अंडाकार, इस टाइप से ऐसे करके ये इस टाइप से भूकंप आता है, ना कि ऐसे पहले छोटा फिर बड़ा और ऐसे बनते चला जाता है। ये भूकंप आने का केंद्र, यानी भूकंप लहरों के। ये सवाल भी कई बार पूछा, भूकंप कैसे आता है, तो भूकंप लहरों से ही उत्पन्न होता है, इस टाइप से। अब आ जाए भूकंप केंद्र। अब ये दो सवाल है, एक तो भूकंप मूल और भूकंप केंद्र, ये दोनों अलग है। ये सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या, इसे भूकंप केंद्र को अधिकेंद्र भी कहते हैं। सवाल में कई बार पूछा गया अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र भी किसे कहते हैं, या भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। ये दोनों सवालों में कंफ्यूजन रहता है। बच्चा दोनों ऑप्शन आते हैं, भूकंप मूल भी और भूकंप अधिकेंद्र भी, तो बच्चा उसमें जो है कंफ्यूज जाता है और अलग गलत कर जाता है सवाल को। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है, सीधा समझना, भूकंप मूल धरातल के नीचे, जहां से धरातल के नीचे जो शुरू होता है वो भूकंप मूल कहलाता है। और भूकंप केंद्र होता है जहां धरातल के ऊपर सबसे पहले जो हलचल होती है, धरातल के ऊपर। भूकंप मूल क्या कहलाता है, ठीक धरातल के ऊपर, यानी कि नीचे से आ गया और धरातल के ऊपर जो हलचल होगी वही भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहलाता है, केंद्र स्थान। ठीक है, तो इस सवाल को मैं कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सवाल एक साथ आते हैं, भूकंप मूल या भूकंप अधिकेंद्र किसे आता है, तो ये धरातल के नीचे या धरातल के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, भूकंप मूल धरातल के नीचे होता है जहाँ से घटनाएं होती है, भूकंप केंद्र धरातल के ऊपर का केंद्र है। धरातल पे जो सबसे पहले हलचल होगी जहाँ पर, उसे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भूकंप केंद्र एक दरार रेखा के रूप में था। भूकंप का जो केंद्र है वो कोई बिंदु की तरह नहीं होता, इस टाइप का नहीं होता, इस टाइप का, ऐसे एक दरार रेखा में की तरह होता है, ऐसे करके। कभी आपने देखा होगा तो दरार फटती है, ना कि कोई बिंदु। तो भूकंप केंद्र एक दरार रेखा में होता है। ये सवाल भी आया है, भूकंप मूल कैसे होता है, दरार रेखा में होता है, बिंदु के रूप में नहीं, यानी कि यह बिंदु के रूप में नहीं होता। ये ध्यान करना, बिंदु के रूप में नहीं होता। सवाल इस भूकंप से यहाँ से लगते हैं। भूकंप
तरंगे धरातल के पर अंडाकार रूप में गमन करती है। यानी जैसे मैंने अभी बताया अंडाकार रूप में ये गमन करती है, अंडाकार रूप में चलती है। जो आपके आगे आ जाओ, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कंफ्यूजन है वो पढ़कर दूर कर लेंगे, ठीक है। आगे आता भूकंप नापा कैसे जाता है। सीस्मोग्राफ क्या है, सवाल आता है सीस्मोग्राफ क्या है। तो हमें जाकर पता है तो हम लगाएंगे भूकंप लहरों को अंकित करने वाला यंत्र जो धरातल के ऊपर भूकंप केंद्र पर लगाया जाता है वो सीस्मोग्राफ कहलाता है। तो सवाल कई बार आया सीस्मोग्राफ क्या है, तो सीस्मोग्राफ से क्या है, भूकंप लहरों पर अंकित करने वाला यंत्र है। जो भूकंप की लहरों को अंकित करते हैं, काय नापते हैं, उसमें सीस्मोग्राफ से अंकित करते हैं। तो धरातल के ऊपर भूकंप केंद्र पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, भूकंप का केंद्र धरातल के ऊपर, इस वाले केंद्र पर एपिक सेंटर पर लगाया जाता है क्या, सीस्मोग्राफ, जिससे भूकंप की लहरों को मापन किया जाता है। तो कई बार सवाल इस ये आया है सीस्मोग्राफ क्या है। तो सीस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की लहरों को अंकित करने वाला यंत्र है सीस्मोग्राफ, ये भूकंप केंद्र पर लगाया जाता है। अब सीस्मोलॉजी क्या है, ये सवाल भी आया कई बार। सीस्मोलॉजी क्या है, जहाँ पर भूकंप का लहरों का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में। सीस्मोग्राफी क्या है, वह विज्ञान जिसमें सीस्मोग्राफी द्वारा अंकित भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी में क्या है, भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है सीस्मोलॉजी क्या है। तो ये सीस्मोलॉजी भूकंपीय लहरों का अध्ययन करने वाला है, ठीक है। भूकंपीय संघात रेखाएं क्या होती है, भूकंपीय संघात रेखाएं क्या होती है, इसका दूसरा नाम है आइसोसिम्बल, आइसोसीस्मल रेखाएं। कई बार सवाल आया आइसोसीस्मल रेखाएं क्या है या भूकंपीय संघात रेखाएं क्या है। समान भूकंपीय आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, जहां पर समान भूकंपीय क्षेत्र होते हैं, जहां समान भूकंप आता है, समान भूकंपीय आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूकंपीय संघात रेखा या आइसोसिम्बल रेखा कहलाती है। समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ये सवाल भी कई बार इस भूकंप के चैप्टर से आया है। भूकंपीय संघात रेखा क्या होती हैं, आइसोसिम्बल रेखाएं, समान भूकंपीय आघात क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा भूकंपीय संघात रेखाएं कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करना। सुनामी, सुनामी छोटे एग्जामों में भी आया है और पूछा भी जाता है। और ये सुनामी कहाँ आती है, सवाल पूछा गया सुनामी कहाँ आती है, सुनामी क्या है। तो सुनामी जो है धरातल पर, मतलब पटल पर नहीं आती, समुद्र के अंदर के धरातल पर आती है। यानी कहाँ आती है, समुद्र के अंदर वाले भूकंप से लहरों का जल ऊपर उठना सुनामी कहलाता है। यानी जब भूकंप जो आता है समुद्र के अंदर या सागर के अंदर, जब भूकंप आता है तो उस वहां से लहरें उठती हैं, उन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। तो सवाल कैसे आता है इसमें, सुनामी कहाँ आती है, धरातल पर, समुद्र में, तो हम लिखेंगे समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर सुनामी आती है, ठीक है। 2004 में भी सुनामी आई थी। इसकी लहरें सामान्य, इसकी लहरें 3 से 4 फीट होती है, मतलब अगर सामान्य सुनामी आई है तो इसकी लहरें 3 से 4 फीट होती है। ये कई बार ये भी सवाल पूछा है, सामान्य लहरें 3 से 4 फीट की होती हैं और अधिकतम तो 100 फीट तक भी इसकी लहरें जा सकती हैं। यानी कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसके समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, वो सामान्य आएगा तो 3 से 4 फीट तक उठ जाती हैं और अधिकतम आएगा तो 100 फीट तक भी ये लहरें चली जाती हैं। और सुनामी से बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्रों को खतरा और जनहानि उठानी पड़ती है। एक सवाल हो गया, ठीक है। एक सवाल ये है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत किसका है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत किसका है, सीधा सवाल आता है। प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत ये किसका है, एच.एफ. रीड महोदय, ये महोदय थे, ये एच.एफ. रीड महोदय का ये प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत है। ये कहाँ आता है, ये भूपटल के भ्रंश पर आधारित है। ये सिद्धांत किस पर आधारित है, भूपटलीय भ्रंश पर। एच.एफ. रीड ने किस पर अध्ययन किया, भूपटलीय भ्रंश पर आधारित यह सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत।
ये सवाल कई बार आया है डायरेक्ट। अब आ जाए भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? ये सवाल छोटे भी एग्जामों में बड़े एग्जामों में सब में आता है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है। मार्केली। ये किस पर नापते हैं? मार्केली स्केल पर। ये इस टाइम जो हम नापते हैं, फिलहाल जो चल रहा है ये मार्केली स्केल चल रहा है। भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? तो ये नापी जाती है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भूकंप का परिणाम। भूकंप का परिणाम। भूकंप के परिणाम देखो, रिचर स्केल पर अंकित किए जाते हैं। भूकंप का परिणाम किस पर किया जाता है? रिचर स्केल पर। ये सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछा जाता है, भूकंप का परिणाम किस स्केल पर नापा जाता है? ऑप्शन में आएगा रिचर स्केल। तो आपको ये सब नोट करने हैं और याद करने हैं, ठीक है। इसकी तीव्रता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ती चली जाती है, यानी कि भूकंप की तीव्रता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूकंप की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। भूकंप मापन के दो स्केल हैं। भूकंप मापने के दो स्केल अभी तक हुए हैं। नंबर 1 तीव्रता स्केल, तीव्रता नापने वाला स्केल, और दूसरा परिणाम स्केल। तो भूकंप मापन के दो स्केल कौन कौन से? तीव्रता स्केल और परिणाम स्केल। तीव्रता किस किस स्केल पर नापी जा सकती है? जेएम स्केल पर। जेएम स्केल पर भी तीव्रता नापी जाती है। रोसी फेरल स्केल पर भी तीव्रता नापी जाती है। और अब संशोधित जो फिलहाल नापी जाती है, संशोधित रूप है, इन दोनों का संशोधित रूप है जेएम फेरल का, और रोसी फेरस स्केल का संशोधित रूप है मार्केली स्केल। यानी कि भूकंप की तीव्रता मार्केली स्केल पे, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, मार्केली स्केल, इन दोनों का संशोधित रूप है। ये सवाल आता है, ठीक है। अब भूकंप परिणाम। भूकंप के परिणाम दूसरी तो इसकी तीव्रता होगी। भूकंप का परिणाम स्केल क्या है? ये सवाल सैकड़ों बार छोटे छोटे एग्जामों बड़े एग्जामों में मिलता है। परिणाम स्केल क्या है? भूकंप का परिणाम काय पर नापा था? तो ये दो एक ही है, एक ही बात है। रिएक्टर स्केल या रीचर स्केल, कुछ भी नाम दे देता है, कभी रिएक्टर स्केल देता है कभी रीचर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही है। रिएक्टर स्केल कभी सवाल में आएगा, रिएक्टर जो है भूकंप के परिणाम किस पर नापा जाता है, तो लिखेंगे रिएक्टर स्केल, या यो आए तो रीचर स्केल, ये दोनों एक ही बात है। तो ये भूकंप के से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल थे पूरे चैप्टर भूकंप का, मैंने इस पर संशोधित और शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर सवाल पुटअप करेगा तो यहाँ से ही पुटअप करता है, अभी तक तो यहाँ से ही पुटअप करेगा, आगे भी यहाँ से ही पुटअप करेगा, ठीक है। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो थोड़ा लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद।